न्यू क्रिमिनल लॉज देखिए, हमारे जो तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे वो आया था 25 दिसंबर, एक सेकंड, हाँ, 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था। इसके बाद इसको इन्फोर्स किया गया था 1 जुलाई 2024 को। इससे पहले हमारे पास लॉ था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ये लॉ लाया गया। ठीक है, इससे पहले हमारे पास लॉज थे। आपको पता है कि समय के बदलते बदलते हम लोगों को जो ज़रूरत होता है वो भी बदलने लगता है। ठीक है, पहले बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं था। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। ठीक है, तो पहले के लॉज आज के हिसाब से फिट नहीं बैठता था। ठीक है, तो यही वजह था कि पुराने लॉ को ख़त्म किया गया। आपको पता होगा जो पुराना लॉज था, जैसे मान के चलो भारतीय दंड संहिता था। ठीक है, इंडियन पिनल कोड कब का बना था? 1860 का, 1860 का। मतलब अंग्रेजों ने बनाया था वो कानून। ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया, इसीलिए इसका नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता। मतलब उनका उद्देश्य था कि कोई भी बंदा अपराध करेगा तो उसको हम दंड देंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज थे, उनको क्या फर्क पड़ता है कि हमें न्याय देना है या नहीं देना, हमको तो दंड देना है, बराबर। तो जब अंग्रेजी कानून था तो उसका मकसद ही था कि लोगों को दंड देना। अभी आपका नया कानून क्या बोलता है? भारतीय न्याय संहिता। इसका मकसद क्या है? न्याय देना। देखो, कानून में फर्क है। पहले के लॉज थे इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में आया था अंग्रेजों के द्वारा। इसका मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। ठीक है, मतलब दंड देने का प्रावधान उसके अंदर था। हमारे नया लॉज जो आया उसका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता मतलब इसका मकसद क्या है? न्याय देना। नए लॉज जो हैं उसका ये मकसद है ही नहीं कि हम किसी को दंड दें। किसी के साथ अन्याय हुआ है तो हम उसको न्याय देंगे। ठीक है, तो न्याय के परिप्रेक्ष्य में जो है नया लॉज बनाया गया था। पुराने लॉज में बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जिसकी ज़रूरत आज के ज़माने में नहीं है। जैसे आप आईपीसी देखोगे, भारतीय दंड संहिता, तो उसके अंदर जो है 511 सेक्शन था। ठीक है, अभी वाला आप नया लॉज देखोगे तो उसमें 350 के आसपास कर दिया है। मतलब कुल मिला के 150 सेक्शन उड़ा दिया गया। ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं रही होगी, या ऐसा कुछ किया होगा जो पहले लॉज थे उसमें ज़रूरत था, अभी के हिसाब से नहीं था, तो हमने उसको इरेज कर दिया, रिमूव कर दिया। इसके बाद हमारे नए लॉज में क्या क्या प्रोविज़न नए ऐड किए गए उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला ये जो नया लॉ है हमारा, वो सबसे ज़्यादा फोकस किया है डिजिटलाइजेशन पर। ठीक है, डिजिटलाइजेशन पर। पहले वाला लॉज उसमें कहीं पे भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब ज़्यादा कहीं पे जिक्र नहीं था, क्योंकि वो अंग्रेज के ज़माने का था। उस समय पे हम लोग डिजिटली इतना विकसित हुए ही नहीं थे। अभी कैसे मोबाइल से एक 500 भेजना, फट से इस मोबाइल से उस मोबाइल पे चला जाता है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले लाइन में लगना पड़ता था बैंक में जाके, फिर वहाँ से पैसा निकलता था, कभी कभी एटीएम का पैसा ही ख़त्म हो जाता था, वापस आना पड़ता था, बराबर। तो आज के ज़माने में कैसे एक फिंगरप्रिंट पे लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो ये सब क्या है? डिजिटली हम लोग डेवलप हो रहे हैं। तो नए लॉज में डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जब कोर्ट प्रोसीडिंग चलता था, सामने वाले को समन भेजा जाना था। ठीक है, तो कोई बंदा जाता था उसके घर पे और वो तब उसको समन करता था। ठीक है, कि भाई तुमको कोर्ट में बुलाया है, या पुलिस ने तुमको पुलिस स्टेशन में बुलाया है। अभी क्या है? अभी व्हाट्सएप पर भी अगर समन भेजा जाए तो माना जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि यार बंदा नहीं जा सकता है, तो कोर्ट के वेबसाइट से ईमेल भी किया जा सकता है आपके समन को। ठीक है, तो पहले वाले में ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि समन आप व्हाट्सएप से कर दो या ईमेल से कर दो, ऐसा कुछ प्रोविज़न स्पेसिफिकली नहीं था। नया वाले में कर दिया है कि अगर आप जा नहीं सकते तो आप समन कर दो व्हाट्सएप से, ईमेल से, जीमेल से, जैसे भी। ठीक है, पहले क्या था?
आपको जब कोई भी मैटर था तो आपको फिजिकली कोर्ट में आना पड़ता था, ठीक है, कि आपका मैटर है तो आपको आना ही है। अभी क्या हो गया, अगर आप कोर्ट में नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी अपीयर हो सकते हो, जिसको वर्चुअल हियरिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे मेरा मैटर चल रहा है, हाँ, और मैं उस दिन नहीं हूँ, मैं कहीं और पे हूँ और वहाँ कोर्ट में आना बहुत इम्पॉसिबल है, तो कोर्ट हमें ऑनलाइन हियरिंग का भी ऑप्शन देगा, जिसको वर्चुअल हियरिंग कहा जाता है। पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो डिजिटलाइजेशन के तौर पर हमारे नए लॉज में क्या क्या बदलाव किए गए, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग आगे, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मैं सारे पॉइंट को बारी बारी कवर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम डिजिटलाइजेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम समन देख लिए कि अब ऑनलाइन भी हो सकता है, हमने वर्चुअल हियरिंग भी देखा कि पहले कोर्ट में आना पड़ता था, अभी आप नहीं आ सकते हो तो आप वर्चुअल हियरिंग कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। आपको एक लिंक मिलेगा, कोर्ट आपसे डायरेक्ट रूबरू हो सकता है ऑनलाइन मेथड से, ठीक है। तीसरा है, पहले क्या जो होता था, कोई भी विटनेस है, जैसे मान के चलो मेरे मैटर में कोई विटनेस था, ठीक है, तो कोर्ट उसको समन करता था कि आप कोर्ट में आके गवाही दो। अब हर बार कोई विटनेस मेरे लिए रेडी तो नहीं रहेगा ना कि चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ गवाही देने, ठीक है। और हर मैटर में हर गवाह आपके साथ नहीं होता, तो कभी कभी क्या होता है, विटनेस कहीं और पे भी होता है, लेकिन उस दिन मैटर में अर्जेंट हियरिंग है और विटनेस की गवाही की ज़रूरत है, तब क्या किया जाए, तो विटनेस को नहीं बुला सकते तो आप उनको वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनकी गवाही ले सकते हो, ठीक है। ये भी नया ऐड किया गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब विटनेस है तो आप बुलाओ कोर्ट में, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन अभी वाले में विटनेस है, अगर वो नहीं आ सकता है तो आप वीडियो कॉलिंग के जरिए उसका गवाही कोर्ट में रिकॉर्ड करा सकते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात की गई है। इसके बाद पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको कोई भी रिपोर्ट लिखाना है, कोई भी अपराध की सूचना अगर पुलिस को देनी है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना होता था। अभी आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई सूचना है जो किसी अपराध के होने की है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो पुलिस को, या ईमेल कर सकते हो, या जीमेल कर सकते हो, आप कैसे भी अपनी सूचना पुलिस स्टेशन को दे सकते हो और पुलिस उस आधार पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। इसको बोला जाता है ईएफआईआर, मतलब आप पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हो, ठीक है। इसमें एक कंडीशन ये दिया गया है कि आपको ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने के 3 दिन बाद आपको पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ये सिग्नेचर का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि क्या होता था, बहुत सारे बंदे ऐसे होते थे कि एफआईआर दर्ज करा देते थे और बाद में पता चलता था कि वो तो एफआईआर झूठा था, वो किसी और के नाम से दर्ज करा दिया गया। तो उस एफआईआर की जेन्युइननेस के लिए, ठीक है, वो जो एफआईआर है उसमें स्ट्रांग हो, वो जो करने वाला है उसके पास सही में ऐसा सूचना है, ठीक है, तो उसको उसके आकलन के लिए प्रेजेंट लगाने के लिए ज़रूरत कर दिया गया, ठीक है, कि भाई अगर आपको एफआईआर दर्ज कराना है तो मैं आपको ऑनलाइन एफआईआर तो दर्ज कर लूँगा, लेकिन 3 दिन के भीतर आपको जो है पुलिस स्टेशन में आके सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो हमें पता चलेगा ना कि वो एफआईआर सही में जेन्युइन था। ऐसे में तो हर कोई एफआईआर लिखा देगा और बाद में पता चलेगा कि एफआईआर गलत था, ठीक है। तो आप ईएफआईआर भी कर सकते हो। अभी पहले ज़माने में कोई भी अपराध होता था, चाहे मर्डर हो, रेप हो, कोई भी अपराध हो, तो वीडियोग्राफी का कोई मैंडेटरी नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी वाले जो नया लॉ है हमारा भारतीय न्याय संहिता, या बीएनएसएस ले लो या बीएसए ले लो, इस सब में ऐसे अमेंडमेंट किए गए हैं कि आपको अगर कोई भी 7 साल से ऊपर का कोई अपराध है, ठीक है, उसमें अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पहले क्या होता था, पुलिस भी बाद में पैसा खा के या कैसे भी करके वो बहुत सारे एविडेंस को वो कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, ठीक है। अभी वाले में क्या किया गया है कि कोई भी अपराध अगर 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट है उसमें, तो पुलिस मैंडेटरी रूप से उसका वीडियोग्राफी करेगी इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन का जो वीडियोग्राफी करेगी वो ई साक्ष्य ऐप पर, ठीक है, ई साक्ष्य ऐप पर। और ये साक्ष्य ऐप जो है इसका मजिस्ट्रेट के पास जो है सीधा कनेक्शन होगा, मतलब आप जो भी पुलिस वाला जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा उसमें पूरा गूगल मैप के हिसाब से जगह का नाम, ठीक है,
टाइमिंग, सारा कुछ उसमें आ जाएगा और उसका एक्सेस डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास होगा। तो वो डायरेक्ट देख सकता है कि ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो पार्शल है या नहीं है, और कहीं पे कुछ ऐसा टेम्पर ना हो एविडेंस। वो पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम ठोस सबूत जमा करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। तो 7 साल के ऊपर के अपराध की अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती है तो वीडियोग्राफी मैंडेटरी है, ठीक है। और कौन से ऐप पे? ई साक्ष्य ऐप पर, और इसका डायरेक्ट एक्सेस मजिस्ट्रेट को होगा, ठीक है। और उसमें पूरा डिटेल के साथ वो वीडियोग्राफी होगा कि वो जगह कहाँ का था, टाइमिंग क्या था, ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ का था, पूरा डिटेल के साथ होगा। तो ये भी नए वाले में जो है ऐड किया गया, पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। अभी क्या होता था, पहले क्या होता था, किसी भी बंदे को अरेस्ट किया गया तो कभी कभी होता था कि उसके परिवार वालों को नहीं पता होता था कि मेरे बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बराबर। तो अभी वाले में क्या कर दिया गया है कि कोई भी पुलिस स्टेशन अगर किसी बंदा को अरेस्ट करता है तो वो अपने पुलिस स्टेशन में एक बड़ा सा डिस्प्ले लगाएगा, ठीक है, डिस्प्ले लगाएगा, और उसमें उस दिन जितने भी बंदे अरेस्ट हुए उसका फुल डिटेल लिखा जाएगा उसमें, ठीक है, ताकि कोई बंदा नया जिसको पता ना हो कि मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन में जमा किया गया है या नहीं किया गया है, वो पूछने के बजाय डिस्प्ले देख ले, उनको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था, ये नया वाले में ऐड किया गया, डिस्प्ले ऑफ अरेस्टी डिटेल्ड इन पुलिस स्टेशन, ठीक है। जो भी बंदा जिसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है उसका फुल डिटेल जो है उसके पुलिस स्टेशन के डिस्प्ले में शो होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा आए तो उसको पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरा बेटा यहाँ जमा हुआ है क्या, वो डिस्प्ले में देखेगा, पूरा उसको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, कि वो बंदा अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये भी पहले वाले में नहीं था, अभी वाले में ऐड किया गया, ठीक है। तो ये हो गया डिजिटलाइजेशन के आधार पर कि डिजिटल हम लोग हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत था नए लॉज में, ठीक है। अब इसके इतर क्या क्या चेंजेस हुआ है वो देखिए। अभी इस वाले में एक नया मेजर अमेंडमेंट हुआ है, अब्सेंटिया प्रोसीडिंग। अब्सेंटिया प्रोसीडिंग, आपको पता होगा बहुत सारे लोग जो है इंडिया से पैसा वैसा लेके भाग जाते हैं, जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया। तो पहले वाला लॉज क्या बोलता था कि जो अक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता है, आप उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं चला सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता होगा नेचुरल जस्टिस के बारे में कि दोनों पार्टी को बोलने का मौका है। जब एक पार्टी है ही नहीं तो आप प्रोसीडिंग कैसे चलाओगे? नहीं चला सकते ना, क्योंकि कोई भी लॉ आपको सीधा बोलता है ना, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, हियर दी बोथ साइड, मतलब दोनों पार्टी का सुनना है। अब एक पार्टी फरार हो गया है तो आप उसका कैसे सुनोगे? तो ये नया वाला लॉ जो है वो बोलता है एब्सेंटिया प्रोसीडिंग, मतलब कोई बंदा जो अक्यूज्ड है वो नहीं आ रहा है या नहीं है तो आप उसके एब्सेंट में भी प्रोसीडिंग चला सकते हो, और ये लीगल होगा, कोई नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, तो अभी वाले में उसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग चल रहा है, वो आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। लेकिन पहले वाले में क्या था कि अक्यूज नहीं है तो आप प्रोसीडिंग ही नहीं चला सकते, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जाएगा अगर आप चला रहे हो तो, ठीक है। तो अभी वाले में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर कोई अक्यूज्ड भाग जाता है, अब एब्सकॉन्ड है, ठीक है, नहीं आ रहा है, तो आप उसका वेट नहीं करोगे, आप प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो आप सज़ा भी सुना दोगे, वो जब भी आएगा उसको वो सज़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये एब्सेंटिया प्रोसीडिंग भी नए वाले में ऐड किया गया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोग मिलके उनको मार दिया गया, ठीक है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे हिंदू कट्टरवादी लोग, कोई भी बंदा अगर गाय लेके जाता है तो उसको मॉब लिंचिंग कर देते हैं कि तुम गाय लेके जा रहे हो मतलब इसका काटोगे, ठीक है, और काटोगे तो हमारे भावनाओं को आहत होगा। तो 10-12 लोग मिलके, 15 लोग मिलके उसको मारते थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे अपराध जो 5 से 10 लोग मिलके, ठीक है, या 20-30, जो भी 5 से ज़्यादा मेंबर मिलके अगर कोई भी अपराध को अंजाम देते थे तो पहले वाले लॉज में उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था कि उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाए, ठीक है। अरे कोई एक बंदा करेगा तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा, 20 आदमी ने मिलके किया, किसके ऊपर आप मर्डर का लगाओगे? आपने देखा ही नहीं कि मारा किसने है। तो अभी वाला जो नया लॉज है उसमें मॉब लिंचिंग करके
एक प्रोविजन ऐड किया गया है, ठीक है। और ये प्रोविजन बोलता है कि किसी भी अपराध में कितने भी लोग हो, ठीक है, अगर वहां पे किसी की मौत होती है तो उसके लिए सब इक्वली लाइबल है, ठीक है। तो ये मॉब लिंचिंग को नया ऐड किया गया है, ये पहले वाले में नहीं था। दूसरा, स्नैचिंग। पहले वाले में ऐसा माना जाता था कि आपने चोरी किया है तो वो स्नैचिंग में ही आएगा, आपने किसी का जेवर चोरी कर लिया या कुछ तो उसको थेफ्ट में ही कवर किया जाता था, ठीक है। स्नैचिंग का अलग से कोई प्रोविजन विस्तार से नहीं था। अभी वाले में स्नैचिंग का एक अलग प्रोविजन कर दिया गया है और इसमें पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है कि अगर आप किसी का स्नैचिंग करते हो तो वो अलग से पनिशमेंट उसका मिलेगा, ठीक है। ये पहले वाले में स्नैचिंग के लिए अलग से कोई प्रोविज़न नहीं था। नए वाले में जो लॉ, नया वाला जो लॉज है, इसमें एक पनिशमेंट बढ़ाया गया। पहले वाले पनिशमेंट में, पहले भारतीय न्याय संहिता में भारतीय दंड संहिता में 5 तरीके का पनिशमेंट होता था, ठीक है। कौन कौन सा? डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस, ठीक है। और होता था फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन। ये 5 तरीके का पनिशमेंट भारतीय दंड संहिता में था। लेकिन अभी के हिसाब से, जैसे मान के चलो कोई पहली बार अपराध करता है, छोटा मोटा अपराध करता है, गरीब है, तो उसके ऊपर तो आप फाइन भी नहीं लगा सकते, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी भी आप नहीं ले सकते, उससे ऊपर का अपराध तो आप दे ही नहीं सकते, बराबर। तो ऐसे में एक लीनियंट पनिशमेंट की ज़रूरत आन पड़ी थी, ठीक है, कि एक छोटा मोटा कोई पनिशमेंट दे दिया जाए जिससे न्याय हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं किसी के पर्स में हाथ डालने वाला था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और गलती से मैंने डाल दिया था, सपोज। अब लॉ तो बोलता है कि भाई उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ये फोकस किया था कि एक छोटा सा पनिशमेंट होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया, नया पनिशमेंट ऐड किया गया। इसका ये मानना है कि जैसे मान के चलो कोई पहली बार अपराध किया है, छोटा मोटा अपराध किया है जिसको फाइन लगाना भी उचित नहीं है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप उसको कम्युनिटी सर्विस का जो है पनिशमेंट दे दीजिए। कम्युनिटी सर्विस में क्या हो सकता है कि भाई उसको 15 दिन का ट्रैफिक हवलदार के साथ काम करने का पनिशमेंट दे दिया जाए, कोई बोर्ड लगा के उसको बोला जाए कि आप खड़े रहो और लोगों को जागरूक करो, 100 पेड़ लगाओ, 1000 गरीबों को खिलाओ, ऐसा कुछ पनिशमेंट जो समाज कल्याण के लिए हो, ठीक है, और वो पनिशमेंट भी हो जाए, तो वही होता है कम्युनिटी सर्विस। और ये नए वाले लॉज में ऐड किया गया, ये पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। नए वाले लॉज में टेररिस्ट एक्ट करके एक प्रोविज़न लाया गया। पहले वाले में आप लोगों को पता होगा सेडिशन था, ठीक है। सेडिशन मतलब राजद्रोह, आप देश के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा साजिश करते हो तो उसके लिए आपको सेडिशन का जो है धारा लगाया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि किसी भी स्टेट के खिलाफ, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोलते थे ना, तो आपको सेडिशन लगा दिया जाता था। अब किसी सरकार के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया क्या? तो सेडिशन को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लॉज में बोले कि ये तो मिसयूज हो रहा है। आप अगर कोई बीजेपी का है या कांग्रेस का है और बोल दे कि ये कांग्रेस सरकार जनता का अहित चाहती है, ये काम नहीं करती, ऐसा कुछ, तो आप उसके ऊपर सेडिशन लगा दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार सेडिशन को ख़त्म करने के लिए कहा था, तो नए वाले लॉज में सेडिशन को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब किसी सरकार को आप कुछ गलत बुरा भला कहो तो वो सेडिशन नहीं होगा, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देश के खिलाफ या कुछ ऐसी साजिश करते हो जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पे खतरा होगा, ठीक है, और कुछ आतंकी गतिविधि करने की साजिश कर रहे हो, तो आपके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लगाया जा सकता है, ठीक है। ये नया प्रोविज़न ऐड किया गया। इसके बाद नए लॉज में टाइम बाउंड ट्रायल किया गया, ये बहुत ज़रूरी था और पहले वाले में ऐसा कुछ खास प्रोविज़न नहीं था। नए वाले में क्या किया गया है, जैसे मान के चलो पहले वाले में क्या होता था, किसी महिला के साथ रेप हुआ, ठीक है, तो आपको पता है रेप होता है तो उस महिला को मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास ले जाया जाता है और उसका पूरा जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर पूरा वो करता है, ठीक है, फॉरेंसिक करता है कि भाई उनके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब डिटेल। तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए उनके पास महिलाओं को भेजा जाता था। अब मेडिकल रिपोर्ट देने में महीना, 2 महीना, 4 महीना लगा देता था मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो इससे क्या होता था, रेप विक्टिम को तुरंत न्याय नहीं मिल पाता था।
नए वाले लॉज में क्या कर दिया गया है, 7 दिन। अगर किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास किसी रेप विक्टिम को या किसी ऐसे विक्टिम को भेजा गया है जिसका मेडिकल रिपोर्ट आना है, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता। उनके लिए 7 दिन का मैंडेटरी प्रोविज़न कर दिया गया, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई महिला आई है तो आप 7 दिन में उसका रिपोर्ट भेजोगे, सिंपल, उससे आगे आप भेज ही नहीं सकते, ठीक है। तो 7 दिन का कर दिया गया। दूसरा प्रोविज़न ये किया गया कि किसी भी कोर्ट के पास, ठीक है, अगर कोई मैटर आता है, अगर मैटर का ट्रायल शुरू होता है तो शुरू होने के 60 दिनों के भीतर उनको जजमेंट पास करना है, ठीक है। पहले क्या होता था, एकदम लेंदी, साल 2 साल 3 साल चलता था मैटर, नहीं, अब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आपके पास आपके कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, ठीक है, मान के चलो 1 तारीख को ट्रायल शुरू हुआ, तो आपको विदिन 60 डेज जजमेंट सुनाना है, आप ना नुकुर नहीं कर सकते। तो टाइम बाउंड ट्रायल को बहुत तवज्जो दिया गया है और ये ज़रूरी भी था, ठीक है। इसके बाद है नया प्रोविज़न, इसमें पहले भी था लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं था, 0 FIR का। आप कहीं पे हो, मान के चलो मैं मलाड में रहता हूँ, ठीक है, मैं चर्चगेट जा रहा था और चर्चगेट में मेरे साथ कोई अपराध हो गया, ठीक है। पहले वाले में क्या था कि आप चर्चगेट में किसी पुलिस स्टेशन में जाओ तो पहले के पुलिस वाले बोलते थे कि आप कहाँ रहते हो, तो मलाड में, तो आप मलाड में जाके FIR दर्ज कराओ, हमारे इधर नहीं, हमारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अभी वाले में सीधा प्रोविज़न कर दिया गया है 0 FIR का, ठीक है। अलग से प्रोविज़न है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में आपको किसी भी जगह का FIR करा सकते हो और पुलिस वाला मना नहीं करेगा कि मेरा जुरिस्डिक्शन है या नहीं, ठीक है। ये पुलिस वाले की ड्यूटी होगी कि वो उस रिलेटेड जुरिस्डिक्शन में आपके FIR को भेज दे जहां आपका मैटर हुआ था। तो इससे क्या होगा, आम पब्लिक को परेशानी नहीं होगा ना। अब मैं चर्चगेट में मेरे साथ अपराध हुआ तो मैं मलाड आऊँ फिर FIR दर्ज कराऊँ, लेट हो जाएगा, बराबर। तो ये काम अब चर्चगेट के पुलिस स्टेशन वाले करेंगे कि भाई मलाड में भेज दो तुम अपना केस, लेकिन मेरा मैटर तो तुम ही लिखो, ऐसा, ठीक है। तो 0 FIR का ऐसा नहीं है कि पहले यूज नहीं होता था, पहले यूज होता था लेकिन उसका कोई प्रोविज़न नहीं था। अभी वाले में प्रोविज़न बना दिया गया है, सेक्शन बाकायदे बनाया गया है कि इसमें 0 FIR को डिफाइन किया है हमने, ठीक है। इसके बाद पहले वाले में अडल्ट्री था। अडल्ट्री का मतलब होता है कि शादीशुदा अगर कोई कपल है और उसकी वाइफ का किसी तीसरे मर्द के साथ जो कि शादीशुदा है, ठीक है, अगर उसके साथ फिजिकल संबंध है तो वो पति जिसकी पत्नी का तीसरे मर्द से संबंध है वो उस मर्द पर अडल्ट्री का केस कर सकता है, ठीक है। और अडल्ट्री के केस में वो मर्द जेल जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा प्रोविज़न था कि महिला अपने पति पे नहीं कर सकती। कभी कभी क्या होता है, मर्द का भी मन बहलता है ना, मर्द भी तो किसी और तीसरे औरत के साथ जा सकता है। तो अडल्ट्री वाले प्रोविज़न में महिलाओं के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं था कि अपने पति पे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो बहुत सारे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अडल्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अडल्ट्री जो है मतलब भेदभाव करता है, महिलाओं के अधिकार ही नहीं है, सिर्फ मर्द ही कर सकता है। अगर उसकी वाइफ किसी तीसरे मर्द के साथ जाए तो मर्द के ऊपर भी होना चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, जो कि पिछले वाले लॉ में था ही, ठीक है, उसको हटाया नहीं गया था, 497 में डिफाइन किया गया था उसको। तो नए वाले में उसको हटा ही दिया गया, अडल्ट्री ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी, हटा दिया उसको, ठीक है। तो अडल्ट्री अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। पहले वाले में क्या था, हिट एंड रन का कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं था, कोई आया किसी को ठोक दिया, कोई मतलब नहीं है। अभी वाले में अगर आपने किसी को हिट एंड रन किया, ठीक है, मतलब किसी को ठोक दिया और भाग गए, तो आपको 10 साल तक का जेल हो सकता है, ठीक है। पहले वाले में ऐसा कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं था। स्पेशल प्रोविज़न इसलिए नहीं था कि पहले वाले में कोई भी बंदा मार के डर से भाग जाता था। अभी वाले में क्या कर दिया गया है कि अगर कोई बंदा गलती से ठोक भी दिया, ठीक है, अगर वो बंदा तुरंत पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करता है, उस बंदे को हॉस्पिटल ले जाता है, ठीक है, तो उसको कम से कम सज़ा मिलेगा, बहुत लीनियंट, ठीक है। अगर कोई बंदा वहाँ से भाग जाता है तो उसको हाईएस्ट पनिशमेंट मिलेगा।
ये पूरे अच्छे से हिट एंड रन के सेक्शन में डिफाइन किया गया है। पहले ऐसा कोई मतलब स्पेशल प्रोविज़न नहीं बनाया गया था कि कोई हेल्प करेगा तो थोड़ा कम सज़ा दे दो, कोई भाग गया तो ज़्यादा सज़ा दे दो, नहीं। अभी वाले में ये कर दिया गया है कि अगर कोई हिट एंड रन करता है तो अगर वो रुकता है, उसका पूरा हेल्प करता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो उसको कम से कम, ठीक है, सज़ा मिले। मतलब अगर जज को लगता है कि 1 महीना बहुत है तो उसको 1 महीने का सज़ा दे सकता है। अगर वो वहाँ से फरार हो गया, ठीक है, तो उसको 10 साल तक का सज़ा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मेजर अमेंडमेंट हुए हैं आपका ये नोटिस के बारे में। पहले क्या होता था कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का सूचना अगर पुलिस को मिलता था तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती थी और सामने वाले बंदे को अरेस्ट कर लेता था। आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 साल तक के अपराध जो होते हैं, ठीक है, या 3 साल से ऊपर के जो भी अपराध हैं वो कॉग्निजेबल अपराध माने जाते हैं, ठीक है। तो पुलिस क्या होता था, पुलिस को सूचना मिला, भले उसका पनिशमेंट 3 साल ही है लेकिन कॉग्निजेबल है ना, तुरंत उठा लेता था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार के केस में कहा था कि कोई भी अपराध जिसका सूचना पुलिस को मिलता है और वो कॉग्निजेबल है लेकिन उसकी पनिशमेंट 7 साल से कम है तो पुलिस उसको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। पहले उसको नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, और फिर पुलिस उससे पूछेगा कि भाई आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, आपको इस पे क्या कहना है। अगर उसके जस्टिफिकेशन से पुलिस को लगता है कि नहीं ये सही बोल रहा है तब तो वेल एंड गुड। अगर पुलिस के पास रीजनेबल कॉज हैं कि नहीं इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए तब अरेस्ट करेगा। तो पहले क्या था कि पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस का सूचना मिला, एफआईआर दर्ज हुआ, उठा लो। अभी नहीं, नया वाले में ये प्रोविजन कर दिया गया सेक्शन 35 सब सेक्शन 3 में कि पुलिस को अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है और उस ऑफेंस का पनिशमेंट जो है 7 साल से कम है तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। उसको एक नोटिस भेजेगी कि भाई तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुआ है, आप आके पुलिस स्टेशन में अपना जवाब दाखिल करो, ठीक है। अब अर्नेस्ट कुमार का गाइडलाइन क्या था, तो अर्नेस्ट कुमार के केस में क्या हुआ था कि उसकी अर्नेस्ट कुमार की जो बीवी थी उसके ऊपर 498A का केस कर दिया, ठीक है। 498A के केस में 3 साल तक का सजा है, ठीक है, 3 साल मिनिमम है, 7 साल मैक्सिमम है। उसमें पुलिस ने उसके पति को बोलने का कुछ भी मौका नहीं दिया। वाइफ ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया। अरे तुम पति से पूछो कि सही में 490 सही में उसने अपनी वाइफ के साथ क्रूअल्टी किया है या नहीं किया है। कभी कभी क्या होता है, वाइफ का अलग से अफेयर भी होता है और वो बदले की भावना से पति के ऊपर 498 का केस कर देती है, सास ससुर के ऊपर कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में 5-6 गाइडलाइन दिया, जिसमें मेजर ये था कि 7 साल से कम का अगर सूचना पुलिस को मिलता है जिसमें 7 साल से कम का पनिशमेंट है तो पुलिस उसमें अरेस्ट बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। पहले नोटिस देगी, उसका बात सुनेगा, फिर आगे का अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्ट करना जस्टिसिएबल है तो उसको रिटर्न में बताना पड़ेगा कि उसने अरेस्ट क्यों किया, ठीक है। वैसे अरेस्ट करना ही नहीं है लेकिन पुलिस को लगता है कि अपराध जघन्य है, ठीक है, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन वो रिटर्न में अपने रीजन लिखेंगे तब, ठीक है। तो ये उसी जजमेंट में गाइडलाइन ये भी दिया गया था कि कोई भी पुलिस वाला जो है किसी को अरेस्ट करेगा तो अरेस्ट का रीजन बताएगा कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। उसी में ये भी बताया गया था कि किसी भी पुलिस वाले को अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उनके परिवार वालों को सूचना देना पड़ेगा कि भाई आप इस बंदे को उठा रहे हो, कहाँ से उठा रहे हो, कब उठा रहे हो। एक वहाँ पे गवाह भी होना चाहिए जिसके सामने आप उसको उठा रहे हो, ठीक है, और उस पर उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो ये बहुत सारा गाइडलाइन, आप एक बार अर्नेस्ट कुमार का गाइडलाइन जो है पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है लॉ स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि 7 साल के भीतर 7 साल से कम का अगर पनिशमेंट है तो पुलिस 35(3) का नोटिस भेजेगी, अरेस्ट बिल्कुल नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद नया ऐड किया गया है, जैसे मान के चलो पहले वाले में क्या होता था कि किसी भी रेप का विक्टिम है, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रहा है, रेप का खास करके, ठीक है, तो उस महिला को पता ही नहीं होता था कि भाई मेरा जो केस है कहाँ तक बढ़ा है, ठीक है। अभी वाले में क्या कर दिया गया है, पुलिस किसी भी रेप केस का इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो टाइम टू टाइम
रेप विक्टिम को या उनके परिवार वालों को अपडेट करेगी कि अभी तक उनका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, और अपडेट टू विक्टिम बाय पुलिस रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, ये नया ऐड किया गया है। पहले वाले में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि रेप का केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आपको रेप विक्टिम को इन्फॉर्म करना है कि आपका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चला है। नहीं, पहले वाले में नहीं था। अभी वाले में ऐड किया गया है कि रेप विक्टिम को ये पता होना चाहिए कि उसका इन्वेस्टिगेशन, उसके केस का इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहाँ पहुँचा है। ठीक है, और ये ड्यूटी रहेगी पुलिस वाले की कि वो उनको इन्फॉर्म करें प्रोग्रेस रिपोर्ट कि उनका कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, एक और इस वाले में नया ऐड किया गया है आपका, वैसे बहुत सारा ऐड किया गया है, मैं अभी बारी बारी से सब पढ़ूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसमें एक ऐड किया गया, पहले वाले में आपको पता होगा कि पुलिस के पास 15 दिन कस्टडी में रखने का अधिकार था। जब आप क्रिमिनल लॉज पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें दो तरीके का अपराध होता है मेन। एक होता है 10 साल से कम का अपराध, ठीक है, 10 साल से कम के पनिशमेंट का अपराध, और एक होता है 10 साल से ऊपर के पनिशमेंट का अपराध। 10 साल से कम के पनिशमेंट के अपराध में पुलिस को 60 दिन मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, याद रखना, 10 साल से कम के पनिशमेंट के अपराध में पुलिस को 60 दिन मिलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। 10 साल से ऊपर के अपराध में पुलिस को 90 दिन मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, अब पुलिस के पास क्या होता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको मतलब 60 दिन मिला या 90 दिन मिला, तो पहले क्या होता था कि किसी भी अपराध में अगर अक्यूज्ड को पकड़ा जाता था तो पुलिस को 15 दिन का कस्टडी मिलता था कि भाई अगर आपको इंक्वायरी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आप अक्यूज्ड को 15 दिन अपने कब्जे में रख सकते हो। ठीक है, पुलिस कस्टडी में रख सकते हो। वो 15 दिन ऐसा नहीं है कि आपको मन जब होगा तब रखोगे, नहीं, पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में क्या था कि अगर आपने अरेस्ट किया है तो आपको इनिशियल 15 दिन लेना होगा, मतलब शुरुआती के 15 दिन आपने अरेस्ट किया, आपको चाहिए कस्टडी, ले लो 15 दिन। ठीक है, उसमें भी ऑब्जेक्शन लेते थे, अपोजिट वकील जो होता था वो ऑब्जेक्शन लेता था कि सर इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसमें पुलिस को 15 दिन चाहिए, 5 दिन बहुत है, तो कोर्ट उसको 5 दिन देता था। 5 दिन बाद फिर आया कोर्ट में, तो कोर्ट को बोलता है पुलिस कि सर 5 दिन में नहीं हो पाया, इसमें 2-3 अपराधी के और होने की संभावना है, तो मुझे 5 दिन और चाहिए। तो कोर्ट बोलता था ठीक है 5 दिन और ले लो। ऐसे करके पुलिस को 15 दिन दिया जा सकता था। ठीक है, लेकिन शुरुआती के, अगर पुलिस को 10 दिन मिला और पुलिस बोलता है कि अब अभी नहीं चाहिए, तो कोर्ट बोलता था कि ठीक है खत्म, अब आपको जेसी मिल जाएगा। तो जेसी मिलने के बाद पुलिस को फिर से कस्टडी नहीं मिलेगा, ऐसा पहले वाले में था। अभी वाले में क्या किया है, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 साल से कम वाले अपराध में 60 दिन मिलता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अभी वाले में बोला है कि अगर 60 दिन मिलता है ना तो पुलिस 40 दिन तक कस्टडी ले सकता है। ठीक है, लेगा 15 ही दिन, उसका टाइम फ्रेम 15 दिन का ही है पुलिस कस्टडी का। लेकिन पहले वाले में क्या था, इनिशियल 15 दिन, शुरू में आपको चाहिए तो लो, नहीं तो मैं जेल भेज दूंगा, तो फिर नहीं मिलेगा। अभी वाले में कर दिया है कि अगर 60 दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलता है तो वो 40 दिन के भीतर वो 15 दिन कभी भी ले सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं पुलिस हूँ, मुझे अभी लगा कि मुझे 5 दिन का कस्टडी चाहिए, मैंने ले लिया। अभी मुझे लगता है कि नहीं अभी कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि ठीक है इसको जेसी भेज देते हैं। पीसी का मतलब होता है पुलिस के पास कस्टडी, जेसी का मतलब होता है जेल में कस्टडी। ठीक है, तो जब पीसी नहीं चाहिए तो जेसी में जाता है बंदा, तो कोर्ट जो है 5 दिन इसको दे दिया, अभी पुलिस बोलता है मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसको जेसी में भेजेगा, जेल भेजेगा। अब पुलिस को 20 दिन बाद लगता है कि नहीं यार कुछ ऐसा एविडेंस आया है, अब उस अक्यूज को वापस लाना है, तो पुलिस फिर से 5 दिन का कस्टडी जेल से उसको मंगा लेगा। ठीक है, तो ये नया वाले में ऐड किया गया है, पहले वाले में ऐसा नहीं था। पहले वाले में आपको शुरू में लेना है 15 दिन तो लो, वरना मत लो। अभी वाले में जैसा कि मैंने बताया 10 साल से कम का अपराध है तो 60 दिन मिलेगा, 10 साल से ऊपर का अपराध है तो 90 दिन। तो 60 दिन वाले मामले में 40 दिन मिलेगा पुलिस को कभी भी कस्टडी लेने को, 90 दिन वाले मामले में पुलिस को 60 दिन मिलेगा, वो पुलिस कस्टडी कभी भी ले सकता है 60 दिन के भीतर। ठीक है, लेकिन ड्यूरेशन 15 दिन ही होगा, ये भी याद रखना।
पहले वाले में थेफ्ट को हल्का फुल्का डिफाइन किया गया था कि भाई कोई भी बंदा किसी का मूवेबल प्रॉपर्टी जो है अगर चुराता है या इमूवेबल भी प्रॉपर्टी चुराता है तो वो थेफ्ट माना जाएगा, चोरी माना जाएगा। अभी वाले में थेफ्ट को एक्सपैंड किया गया है, अगर आप किसी का डेटा भी चोरी करते हो तो वो थेफ्ट में आएगा। पहले वाले में ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले वाले में फिजिकल चीज़ें ही चोरी होती थी तो थेफ्ट माना जाता था। अभी वाले में वर्चुअल चीज़ें, इंटेंजिबल चीज़ें अगर चोरी होती है तो भी थेफ्ट में कवर किया गया है, ठीक है। मतलब एक्सपांड किया गया है थेफ्ट के डेफिनेशन को, ठीक है। तो ये भी नया जोड़ा गया है। पहले वाले में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं था। जैसे मान के चलो महिलाओं से जुड़ा अपराध है, मान के चलो किसी महिला के साथ छेड़खानी हुआ 354 में, किसी महिला के साथ रेप हुआ 376 में, किसी महिला को मार दिया गया जला के शादी के बाद 304 में, ठीक है। किसी महिला के साथ वायलेंस हुआ घर में 498 में। देखो सेक्शन का गैप देखो, 304 में सेक्सुअल हरेसमेंट को डिफाइन किया गया है, 498 में महिला के साथ ही अपराध है लेकिन 498 में चला गया। सिस्टमेटिक है क्या? नहीं है। अभी वाले में क्या किया गया है कि अगर कोई महिला से जुड़ा अपराध है तो वो पर्टिकुलर सेक्शन में है, उससे आगे आपको जाना ही नहीं है। जैसे महिला का अपराध है तो वो चैप्टर 4 में डिफाइन किया। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चैप्टर 4 में डिफाइन किया गया है ऑफेंस रिलेटेड टू वीमेन। अब इसमें सारा ऑफेंस आ गया, 498 भी आ जाएगा, 354 भी आ जाएगा। तो अब लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी कि भाई महिलाओं का अपराध है तो ऑफेंस रिलेटेड टू वीमेन का खोलो, उसमें सब मिल जाएगा। अभी आपको 304 बी के बाद 498 में ए में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा पहले क्या होता था, किसी को किसी ने मारा, ठीक है, तो मार दिया, मर्डर हो गया 302 में। अब हल्का चोट लगा है तो 324 में, ठीक है। अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो 511 में। अब देखो सेक्शन कहाँ कहाँ भाग रहा है, 302 में मारा, अगर अटेम्प्ट किया 511 में आ गया, किसी ने किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश की 324 में, और सिर्फ अटेम्प्ट किया 511 में। कितना फर्क है, अलग अलग सेक्शन घूम रहा है। अभी वाले में क्या कर दिया है कि किसी भी बंदे के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी रिलेटेड ऑफेंस, ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है। अब इसमें इंसान के साथ जो भी अपराध होगा ना उसके बॉडी के साथ सब डिफाइन किया गया। कितना इजी हो गया। पहले हम इधर उधर ढूंढते थे कि किधर क्या है, अभी वाले में आप ह्यूमन बॉडी का ढूंढो उसमें सारा मिल जाएगा, ऑफेंस रिलेटेड टू वीमेन ढूंढो सारा मिल जाएगा, ऑफेंस रिलेटेड टू स्टेट ढूंढो सारा मिल जाएगा। मतलब अब सिस्टमेटिक कर दिया गया, पहले वाले में ऐसा कोई रूल नहीं था। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे और है, अभी पढ़ना है तो एक बार पूछ लेता हूँ। यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, ये सब आगे काम आएगा आप लोगों का, क्योंकि नया लॉज तो अभी चलने ही वाला है ना, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अब नया क्या किया है इसमें, देखो नया किया है हैंड कफिंग। पहले वाले में जो हमारा भारतीय दंड संहिता था उसमें भी हथकड़ी लगाने का प्रावधान था, ठीक है। लेकिन वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे जिसमें ये कहा गया कि हथकड़ी लगाना इनह्यूमन ट्रीटमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अमानवीय व्यवहार के अंदर जो है हथकड़ी लगाने को कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो भारतीय दंड संहिता से वो हैंड कफिंग का जो प्रोविजन था अमेंड कर दिया गया था, ठीक है, हटा दिया गया था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में हैंड कफिंग को अलाउ कर दिया गया। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है कि हर केस में हैंड कफिंग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, जिसको पकड़ के पुलिस ले जा रही है, तो हैबिचुअल है, इसका मतलब है कि वो मतलब जन्मजात अपराधी है, शुरू से ही करता आ रहा है, तो उसका एक्सपीरियंस हो गया, वो कभी भी अपराध कर सकता है। तो हैबिचुअल के केस में हैंड कफिंग का प्रोविजन ऐड किया गया, ठीक है। पहले वाले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हटा दिया गया था, ठीक है, कि हैंड कफिंग नहीं होना चाहिए। अभी वाले में हैंड कफिंग को अलाउ कर दिया गया,
लेकिन उसके एक्सेप्शन है कि भाई कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर उसको हैंडकफिंग न किया जाए तो वो और अपराध कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में पुलिस जो है हैंडकफिंग कर सकता है। ये नया प्रोविजन ऐड किया गया। दूसरा आगे क्या क्या है, चीटिंग पेनल्टी इंक्रीज्ड। पहले वाले में क्या था कि चीटिंग अगर कोई किसी से करता था तो मैक्सिमम 3 साल का पनिशमेंट था उसके लिए। ठीक है, तो जो कि कम था। हालांकि अभी चीटिंग का मामला इतना बढ़ रहा है, कोई भी किसी के साथ चीट कर रहा है, बराबर। तो चीटिंग के मामले को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल तक का पनिशमेंट कर दिया गया। पहले वाले में मैक्सिमम 3 ईयर था, अभी वाले में जो है इसको अमेंड किया गया, उसको चीटिंग के 3 साल को प्रोविजन को हटा के उसको 5 साल कर दिया गया। ठीक है, कि अब कोई किसी के साथ चीटिंग करता है तो उसको 5 साल तक का जेल हो सकता है। ठीक है, अभी नया और क्या ये ऐड किया गया इसमें, फेक करेंसी। पहले वाले में क्या था कि अगर आपके घर से आप भले ही आप फेक करेंसी नहीं बनाते हो, ठीक है, लेकिन आपके घर में फेक करेंसी बरामद हुआ है तो आप उसके लिए जिम्मेदार होते थे और आपको उसका सजा मिलता था। अभी वाले में क्या कर दिया गया है कि पहले क्या होता था कि फेक करेंसी किसी ने बनाया, अब छापा पड़ने वाला है तो किसी और के घर में जाकर रख दिया, भले उसने गुड फेथ में रखा हो या मान के चलो उसको पता ही नहीं है कौन किसने ला के रख दिया हो, लेकिन पहले वाले में वो पनिशेबल ऑफेंस था तो बेचारा फंस जाता था। अभी वाले में क्या किया है कि भाई अगर आप फेक करेंसी नहीं बनाते हो, आपका फेक करेंसी में कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपके घर पे फेक करेंसी पाया जाता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगे। ठीक है, सबसे अच्छी बात की गई है इसमें। ठीक है, कि अगर आपके पास फेक करेंसी आपके घर में पाया जाता है, पजेशन है, तो आप उसके लिए पनिशेबल ऑफेंस आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, मेयर पजेशन, अगर आपका रोल है, आप बनाते हो या ऐसा कुछ है, तब तो पनिशेबल है, लेकिन सिर्फ आपके घर में किसी कारणवश पाया गया तो उसके लिए आपको जिम्मेदार माना जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उसको नो ऑफेंस के श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, पजेशन ऑफ फेक करेंसी। इसके बाद डिसीटफुल मीन्स के साथ आपने उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो उसके लिए पनिशमेंट का जो है प्रावधान किया गया है सेक्शन 69 में। पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि आप किसी महिला को फॉल्स प्रॉमिस करो शादी करने का और बाद में उसके साथ धोखा करो तो आप बच जाओगे। पहले वाले में ऐसा प्रोविज़न था ही नहीं। कोई भी किसी के साथ अपना जात बदल के शादी कर लिया, बाद में मुँह कर गया, या बाद में कन्वर्ट करने को प्रेरित किया, या बाद में ऐसा हुआ कि वो बताया था शादी करने से पहले इंस्पेक्टर है, बाद में चपरासी आया। ठीक है, जब फिजिकल इंटरकोर्स हो गया तो